हेलो दोस्तों, 31 जुलाई 1992 को थाई एयरवेज का एक प्लेन बैंकॉक से काठमांडू आ रहा था। काठमांडू ये प्लेन पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी 560 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये प्लेन 113 पैसेंजर्स को लेकर एक पहाड़ में टकरा जाता है। इसमें सभी 113 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के महज एक महीने के बाद एक प्लेन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, वो भी काठमांडू आ रहा था, और काठमांडू पहुंचने से थोड़ा पहले ही वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है। इसमें 167 लोगों की जान चली गई थी। और अब 15 जनवरी 2023 को नेपाल में काफी खतरनाक प्लेन हादसा हमें देखने को मिला है। नेपाल एविएशन सेक्टर में ये 104वां प्लेन क्रैश है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 60-70 सालों में नेपाल में इतने ज्यादा प्लेन क्रैशेस हुए हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्लेन्स में सफर करना सही भी है या नहीं, जबकि एयर ट्रैवल को आज भी दुनिया का सबसे सुरक्षित साधन ट्रैवल करने के लिए माना जाता है। तो फिर आखिर क्यों नेपाल में इतने ज्यादा प्लेन्स हादसों का शिकार हो जाते हैं, आज की वीडियो में आइए डिटेल में जानते हैं। अगस्त 1955 नेपाल में पहला प्लेन हादसा हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक 104 प्लेन हादसे नेपाल में हो चुके हैं। और वहां की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक अब तक नेपाल में हुए हवाई हादसों में 914 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अभी जनवरी 2023 में जो हादसा हुआ है, इसने भी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि इस प्लेन में 72 लोग सवार थे। लेकिन दोस्तों, यह हादसा कोई नया नहीं, आज से महज 6 महीने पहले यानी जुलाई 2022 में इसी यानी पोखरा एयरपोर्ट से नेपाल की येती एयरलाइंस की फ्लाइट YT672 ने 45 लोगों को लेकर उड़ान भरी थी। उड़ान भरते ही प्लेन का इंजन फेल हो गया और 6 मिनट के अंदर उस प्लेन को वापस से उसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि खुशी की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन जुलाई से 2 महीने पहले यानी मई 2022 में नेपाल में एक और प्लेन हादसा हुआ था। इस बार नेपाल की तारा एयरलाइंस की फ्लाइट ने पोखरा से 22 लोगों को लेकर उड़ान भरी थी, लेकिन प्लेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा ही नहीं और एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसका संपर्क भी टूट गया था। जब प्लेन आधे घंटे तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा तो एक हेलीकॉप्टर को उसे ढूंढने के लिए भेजा गया। कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर को पहाड़ों में प्लेन का मलबा मिला और सभी 22 लोगों की मौत हो चुकी थी। इन 22 लोगों में 16 नेपाली, 4 इंडियन और 2 जर्मन नागरिक थे। दोस्तों, जुलाई 2022 में ही नेपालगंज से काठमांडू एक फ्लाइट जा रही थी। उसमें 66 लोग और 3 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंच गई, लेकिन रनवे पर फिसलते हुए प्लेन हादसे का शिकार हो गया था। हालांकि इस हादसे में भी गनीमत यह है कि लोगों की जान नहीं गई थी, लेकिन बार बार ये हादसे नेपाल में होते ही रहे हैं। हादसों की ये लिस्ट बहुत लंबी है, इनकी कई वजह हैं, जिनमें से सबसे पहली वजह है यहाँ की जियोग्राफी। दोस्तों, प्लेन्स हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। ऊंचाई से धीरे धीरे नेविगेट करते हुए और अपनी पोजीशंस को बदलते हुए उन्हें छोटे से रनवे पर लैंड करना होता है। लेकिन नेपाल में हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। ऐसे में उनका अपने रास्तों को बदलना, अपनी पोजीशंस को बदलना और नेविगेट करना काफी मुश्किल और ट्रिकी काम हो जाता है। प्लेन्स हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और नेपाल में हजारों फीट ऊंचे पहाड़ होते हैं। इसी वजह से कई बार प्लेन्स पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे उड़ रहे होते हैं। पहाड़ के बाद ही रनवे होता है, लेकिन उन्हें वो रनवे दिख नहीं रहा होता। उसे देखने के लिए उन्हें नेपाल में पहाड़ों के बीच मौजूद पतली पतली घाटियों से टर्न लेना होता है और फिर तब जाकर उन्हें रनवे दिखाई देता है। केवल पहाड़ ही नहीं, नेपाल में रनवेज की लेंथ भी बहुत छोटी होती है और दुनिया के कुछ बेहद खतरनाक रनवेज नेपाल में ही मौजूद है। दोस्तों, दुनिया भर में रनवेज की एवरेज लेंथ 8000 फीट से लेकर 13000 फीट तक होती है, लेकिन नेपाल के लुकला एयरपोर्ट का रनवे केवल 1729 फीट लंबा है। ये इतना ज्यादा छोटा है, ऊपर से ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है, यानी कि इस रनवे से पहले केवल एक घाटी है और रनवे जहाँ पर खत्म होता है उसके आगे पहाड़ है। ऐसे में पायलट्स को काफी ट्रिक के साथ एकदम कंट्रोल्ड तरीके से प्लेन इस पर लैंड करना और यहाँ से टेक ऑफ करना होता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक रनवे माना जाता है और इन्हीं छोटे रनवेज की वजह से वहाँ पर कभी प्लेन्स रनवे से फिसल जाते हैं तो कभी रनवे के अलग उनकी लैंडिंग हो जाती है। दूसरी मेन वजह है ओल्ड एयरप्लेन्स। दोस्तों, नेपाल एक गरीब देश है। यहाँ पर बहुत महंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले नए प्लेन्स नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर एयरलाइंस जो प्लेन्स को चलाती हैं वो कई सालों बल्कि कई दशकों पुराने होते हैं। उस टाइम प्लेन्स की टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर थी। और अभी हाल ही में 15 जनवरी को क्रैश हुआ येती एयरलाइंस का प्लेन भी काफी पुराने मॉडल का था। इस प्लेन को सबसे पहले किंगफिशर एयरलाइंस ने खरीदा था, लेकिन जब ये एयरलाइन बंद हो गई तो इस प्लेन को येती एयरलाइंस को बेच दिया गया। 2019 से इस प्लेन को येती एयरलाइंस ही ऑपरेट कर रही थी। दोस्तों, एक कोइंसिडेंस ये भी है कि 2019 में येती एयरलाइंस के मालिक की मौत भी येती एयरलाइंस के एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। कम बजट की वजह से नेपाल के पास ज्यादातर छोटे और पुराने एयरक्राफ्ट ही हैं, जिन्हें या तो दूसरे ऑपरेटर से सेकेंड हैंड खरीदा गया है या फिर नेपाल की एयरलाइंस उन्हें बहुत ज्यादा वक्त से चला रही हैं। दोस्तों, वक्त के साथ साथ प्लेन्स की टेक्नोलॉजी अब बहुत ज्यादा डेवलप होती गई है और काफी ज्यादा ये सुरक्षित भी हो गए हैं। जिन इक्विपमेंट्स
की कमी की वजह से इतिहास में बड़े हादसे हुए हैं, उन इक्विपमेंट्स की कमी को अब लेटेस्ट प्लेन में पूरा कर दिया गया है। इसी वजह से आजकल के प्लेन 30-40 साल पहले के प्लेन्स के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेपाल में आज भी 30-40 साल पुराने एरोप्लेन्स चलाए जाते हैं, इसीलिए उनमें सेफ्टी की बहुत ज़्यादा कमी है। मई 2022 में जो नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 22 लोगों की जान गई थी, वो प्लेन 40 साल पुराना था। ऐसे प्लेन्स में वो फीचर्स और वो टेक्नोलॉजी नहीं होती कि आसपास के मौसम और आगे कौन सा खतरा आ रहा है, आगे कौन सा प्लेन आ रहा है, इन सब की जानकारी पायलट को मिल सके। ऐसे में इन प्लेन्स को चलाने वाले पायलट को अंदर प्लेन को उड़ाने के साथ साथ बाहर के माहौल और बाहर के मौसम के लिए भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है और अपने एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। और अगर पायलट से ज़रा सी चूक होती है तो वो हादसे का शिकार हो जाता है। वरना आजकल तो प्लेन्स ऐसी टेक्नोलॉजी वाले आते हैं कि वो ज़्यादातर ऑटो पायलट मोड पर ही उड़ा करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, नेपाल में प्लेन्स की मेंटेनेंस पर भी वहाँ की अथॉरिटीज ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इन्हीं सब वजहों से 2013 में ही यूरोपियन यूनियन ने नेपाल की नेशनल एयरलाइन यानी नेपाल एयरलाइन पर यूरोप में फ्लाई करने पर बैन लगा दिया था। इसीलिए आप नेपाल एयरलाइंस के थ्रू यूरोप में नहीं जा सकते। दोस्तों अगली मेन वजह है गवर्नमेंट की लापरवाही। दोस्तों नेपाल में केवल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिनमें से तीसरा तो अभी जनवरी में ही ओपन हुआ है और बाकी के 2 एयरपोर्ट्स पर कंट्रोल वहाँ की सिविल एविएशन अथॉरिटी का है। और यही सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट को रेगुलेट करने का भी काम करती है, यानी कि उन्हें ही रूल बनाने हैं और उन्हें ही खुद उन रूल्स को फॉलो भी करना है। इस पेचीदा कानून की वजह से वहाँ की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर होते हैं वो अपने मन मुताबिक और अपने फायदे के मुताबिक फैसलों को अक्सर कर देते हैं, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से सिविल एविएशन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट जो इंसान इशू करता है वही एविएशन सेक्टर को कंट्रोल भी करता है। आसान भाषा में समझें तो एयरपोर्ट आपको चलाना है और एयरपोर्ट चलाने वाले कानून भी आप ही को बनाना है, तो आप कभी ना कभी अपने फेवर में कानून बना लेंगे और ऐसे में पैसेंजर्स की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो जाता है। जैसे कि पायलट्स को लाइसेंस भी यही लोग इशू करते हैं और कई बार अनएक्सपीरियंस्ड पायलट्स को भी लाइसेंस दे दिया जाता है, जिनकी वजह से कभी कभी आगे चलकर बड़े हादसे भी हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों 2009 से यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस की एविएशन अथॉरिटीज नेपाल की सरकार से लगातार इन 2 सिविल एविएशन अथॉरिटीज को अलग अलग करने, आपस में डिवाइड करने की सलाह दे रही हैं, ताकि वो लालच में पड़कर एयरक्राफ्ट और पैसेंजर्स की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ न करें। लेकिन पिछले 14 सालों में ना ही यूरोपियन यूनियन की बात मानेगी और ना ही यूनाइटेड नेशन की। बैड वेदर, दोस्तों एक वजह बैड वेदर भी बन जाती है। नेपाल एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों पर बसा हुआ है। माउंट एवरेस्ट के साथ साथ दुनिया की 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स में से 8 मौजूद हैं और पहाड़ों के बीच मौसम बहुत तेजी से बदल जाता है। अक्सर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ बादलों के अंदर छिप जाते हैं और दिखना बंद हो जाते हैं। ऐसे में प्लेन्स बादलों के बीच चले जाते हैं और जाकर पहाड़ों से टकरा जाते हैं। नेपाल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1955 से लेकर 2022 तक नेपाल में हुए ज्यादातर प्लेन हादसों में मेन वजह फ्लाइट्स का बादलों में छिपे पहाड़ों से टकराना था। पिछले 60 सालों में नेपाल में हुए प्लेन क्रैशेस के डेटा से हमें ये पता चलता है कि 92% हादसे एयरक्राफ्ट के या तो पहाड़ से या फिर जमीन से टकराने की वजह से हुए, जिनकी मेन वजह बादल या फिर लो विजिबिलिटी रही है। दोस्तों फ्लाइट्स का एक रूल है जिसे विजिबल फ्लाइट रूल कहा जाता है। इस रूल के मुताबिक पायलट्स को केवल उन्हीं एरियाज में अपने प्लेन को ले जाना होता है जहां पर उन्हें आसमान एकदम क्लियर दिख रहा हो। इस रूल के मुताबिक बादल के बीच में प्लेन को ले जाना मना होता है, क्योंकि आगे क्या है आपको नहीं दिख रहा होता है। लेकिन नेपाल में ऐसा मौसम है कि वहां पर बिना बादलों के बीच गए फ्लाइट्स को उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको बादल दिखेंगे ही। लेकिन नेपाल की वेदर कंडीशंस की वजह से इस रूल को फॉलो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करें 15 जनवरी को हुए फ्लाइट हादसे की, तो इसमें भी कई सारी मिस्ट्रीज निकल कर सामने आ रही हैं। प्लेन को 2 बार लैंडिंग की परमिशन मिल गई थी, फिर भी पायलट प्लेन को लैंड क्यों नहीं करा पाए, जबकि वहां पर मौसम एकदम साफ था। और प्लेन के अंदर रिकॉर्ड की गई लाइव वीडियो भी जब इंटरनेट पर वायरल हुई तो उसमें भी लोगों ने देखा कि प्लेन क्रैश से कुछ सेकंड पहले तक पैसेंजर्स के चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि प्लेन के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। वो एकदम सही सलामत अच्छी तरीके से उड़ रहा था। लेकिन अचानक कुछ सेकंड में सब कुछ बदल जाता है और प्लेन आग की लपटों का शिकार हो जाता है। यानी फ्लाइट में आखिर तक ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि प्लेन में कोई गड़बड़ी दिख रही हो, फिर अचानक से ऐसी कौन सी गड़बड़ी आ गई। इसको लेकर डिटेल में जानकारी तब मिलेगी जब अथॉरिटीज को ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा। ब्लैक बॉक्स प्लेन में मौजूद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, जिसे इस तरीके से बनाया जाता है कि प्लेन में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आग लग जाए, बहुत ज्यादा ऊंचाई से ब्लैक बॉक्स गिर जाए या समुद्र में कहीं डूब जाए, फिर भी वो खराब नहीं होता है, क्योंकि इसे इतने मजबूत स्टील और दूसरे मटेरियल से बनाया जाता है। ये प्लेन के अंदर चल रही सभी हरकतों को रिकॉर्ड करता रहता है। प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, किस स्पीड से उड़ रहा है, उसकी स्पीड कितनी देर में चेंज हो रही है,
और पायलट कॉकपिट में क्या बातें कर रहा है, उसकी बातों में कोई टेंशन दिख रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं। ब्लैक बॉक्स को इसीलिए प्लेन में लगाया जाता है ताकि अगर कोई हादसा हो तो उसकी मेन वजह पता चल जाए, जिससे आगे ऐसे हादसों को टाला जा सके। इसका नाम ब्लैक इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर से प्लेन के हादसों की रिपोर्ट निकाली जाती है, वरना इसका कोई काम नहीं होता। वहीं इसका कलर ऑरेंज होता है ताकि हादसों के बाद इसे दूर से देखा जा सके। दोस्तों, नेपाल की गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि हर कुछ महीनों पर होने वाले प्लेन हादसों को रोकने के लिए उन्हें कदम उठाने होंगे, चाहे सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की कमियों को दूर करना हो, रनवेज को और ज्यादा बड़ा और सुरक्षित बनाना हो, प्लेन्स को मेंटेन करना हो और नए और अच्छे प्लेन्स को खरीदना हो, या फिर वेल ट्रेन्ड पायलट्स को लाइसेंस देना हो। ये सारी कमियां जब दूर हो जाएंगी तभी ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा, वरना फिर कुछ महीनों में हमें ऐसे हादसे देखने को मिलते रहेंगे और इनोसेंट लोग अपनी जान को गंवाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।